श्रीलंका में लिट्ठे के खिलाफ शांति सेना में तैनात एक सैनिक की दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के बाद उस सैनिक को भारतीय सेना सैन्य कार्य के लिए अनफिट मानती है और मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर करके उसे घर भेज देती है। लेकिन घर आने के बावजूद भी वह जांबाज सैनिक हार नहीं मानता और उस सैनिक ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे सुनकर आपको गर्व होगा। मैं हूं रतन सिंह शेखावत और आज आपके सामने उसी जांबाज की कहानी लेकर आया हूं। उस जवान का नाम है राजपाल सिंह शेखावत, जो राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पिलानी के पास स्थित एक छोटे से गांव बनगोठड़ी के रहने वाले हैं। सन 1983 के अंदर अपनी मां से किराए के लिए महज 10 रुपए लेकर के सेना में भर्ती होने के लिए निकले राजपाल सिंह शेखावत की सफलता की कहानी बड़ी ही रोचक है। हमारे परिवार में जो गांव की भाषा में बोलते हैं, एक दूसरे की होड़ लगी हुई थी। पूरा ही बनगोठड़ी के पूरे समाज के हर घर से एक दो फौजी नहीं निकला ना तो वो आदमी गिनती में नहीं आता था। बोले ये भर्ती क्यों नहीं हुआ भाई, कोई न कोई कमी होगी इसमें। परमवीर पीरू सिंह जी शेखावत राजरीफ में ही थे और वो 1948 में उनको परमवीर चक्र मिला। वो भी हमारे एक प्रेरणा स्रोत थे। जब उनका बलि दिवस आता था 18 जुलाई को, उस दिन बेरी में भर्ती होती थी, नए जवानों की भर्ती करते थे, आर्मी आती थी भर्ती करने के लिए। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत था। 8 वर्ष फौज की नौकरी करने के बाद राजपाल सिंह शेखावत मेडिकल ग्राउंड के ऊपर फौज से रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर सुरक्षा अधिकारी के तौर पर नौकरी की। दिल्ली राजरीफ सेंटर में भर्ती हुए और दिल्ली भर्ती पूरी ट्रेनिंग पूरी करके और फिर पहली पोस्टिंग आई लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख में रहे। लेह लद्दाख से वापस जयपुर आए। जयपुर से बीच बीच में बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर पे भी जाते रहे। उसके बाद श्रीलंका गए शांति सेना में। हाँ, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति रक्षक सेना। श्रीलंका में आपस में विद्रोह शुरू हो गया था दो समुदाय का। एक सिंगली बोलते हैं जिनकी अभी भी सरकार है और दूसरा था LTTE, लिबरेशन तमिल टाइगर ऑफ इलम। इनका आपस में झगड़ा हो गया था और LTTE श्रीलंका सरकार पे भारी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने भारत से सहायता मांगी। तो इंडिया ने उस समय IPKF सेना भेजी थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, शांति के लिए। और वहीं पर श्रीलंका में मैं डिसेबिलिटी कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गया। डॉक्टरों ने मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया तो डिसेबिलिटी पेंशन भेज दिया डॉक्टरों ने मुझे। कितने साल नौकरी? 8 साल नौकरी करके। 8 साल के बाद आप आ गए। उसके बाद जब जहाँ भर्ती होते हैं, रिटायर होते समय वहीं आना पड़ता है। तो हम वहीं राजरीफ सेंटर में आए 1990 में। और जब हम रिटायर हो रहे थे वहाँ से, तो यहाँ सूरत से, हजीरा से रिलायंस ग्रुप की टीम गई थी रिक्रूटमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कंपनी रोल पे। तो उन्होंने हमारे को भर्ती कर लिया 90 दिसंबर में और फौज से आउट होने 3-4 दिन पहले। और फिर 1 हफ्ते बाद हमारा दूसरा फाइनल इंटरव्यू था 7 जनवरी 91 को सूरत में। दूसरा फाइनल इंटरव्यू हमारे को चुन लिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में नौकरी करते समय राजपाल सिंह जी का कई बड़े बड़े लोगों से, उद्यमियों से मिलना होता था और उनकी इन्हीं मुलाकातों ने उनके मन में भी अपना व्यापार करने की जिज्ञासा पैदा की। मैं रिलायंस में भी थोड़ा सा एक्टिव पोस्ट पे था। रिलायंस का रिसेप्शन, सिक्योरिटी गेट पर रिसेप्शन था, तो मैं मोस्टली रिसेप्शन में ज़्यादा रहा हूँ। तो वहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे सभी आदमियों से मिला तो बिजनेस करने की जिज्ञासा हुई। तो वहाँ से मैंने रिजाइन करके और ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। ट्रांसपोर्ट का काम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, फिर उसको बंद करके सिक्योरिटी और मैन पावर का बिजनेस शुरू किया मैंने। पहले तो सूरत में ही 3-4 साल सूरत में बढ़ाया, फिर सूरत के बाहर निकल के और 15-16 स्टेट में बिजनेस बढ़ाया सिक्योरिटी का मैंने। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राजपाल सिंह जी के पुत्र भी इस व्यापार के अंदर शामिल हो गए और उन्होंने पिता के व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दी। मेरी एजुकेशन तो सूरत की है सारी। पापा 1991 में आ गए थे सूरत और तब से हम भी सूरत आ गए। तो मैं दूसरी क्लास तक गांव में पढ़ा, 3rd क्लास से मैं सूरत में ही हूँ। ग्रेजुएशन की, लॉ कंप्लीट किया, LLB, और बाद में फादर के साथ मैन पावर सिक्योरिटी के बिजनेस में जुड़ गया था। धीरे धीरे ये पापा ने खूब एक्सपेंड किया इस बिज़नेस को, सूरत से स्टार्ट करके और पूरे भारत में 15-16 स्टेट में इस बिज़नेस को, राजस्थान, हरियाणा, MP, साउथ के 4 स्टेट और महाराष्ट्र, तो लगभग 10,000 प्लस स्ट्रेंथ थी हमारे पास। और बड़े प्रोफेशनल वे में फादर ने इसको मैनेज किया। रिटायर्ड जो आर्मी से थे, एयरफोर्स से थे। अच्छा, एक ट्रेनिंग का भी बड़ा जोर दिया। गवर्नमेंट अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर आज भी सूरत में हमारे पास है। बस 2011 तक, 11 में मेरे से छोटा भाई है, उसकी एजुकेशन पूरी होगी,
उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया। पिता पुत्रों ने मिलकर सिक्योरिटी के काम को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर आए पुत्रों के मन में था कि एक व्यापार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें किसी और व्यापार में भी डाइवर्स करना चाहिए। और उन्होंने संतराज डिजाइनर्स की स्थापना की, जो महिलाओं के लिए साड़ी और जितने भी ड्रेस मटेरियल के परिधान होते हैं वो बनाती है। तो एक वो इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, कि भी टोकरी गिर जाएगी और वो सारे फूट जाएंगे। तो एक मल्टी आपकी डाइवर्सिफाई लाइन होनी चाहिए। तो हमने ये मैन पावर सिक्योरिटी के साथ साथ फिर टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग में कदम रख दिया। तो सबसे पहले थोड़ी मशीनें लेके आए, धागे से कपड़ा बनाते थे, रेपियर जेकार्ड, जो कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी आई थी। उसके पहले फटका लूम्स, पावर लूम्स इनको बोलते थे, उस पर कपड़ा बन रहा था। तो उस समय ये स्टार्ट ही हुआ था, थोड़ा सा ट्रेंड में आया था। तो पावर जेकार्ड बाहर से मशीनें लेके आए और धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर उन मशीनों को नंबर बढ़ाते गए, एक्सपेंड करते गए। और 2011 में स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग। तो लोकली बेचते थे पहले सूरत, फिर धीरे धीरे अभी कुछ दिनों पहले भाई हम विचार किया कि अभी हमें ट्रेडिंग में भी आ जाना चाहिए। तो ये फैक्ट्री आउटलेट हमने, नया उपक्रम है, नया प्रकल्प है, इसको चालू किया। और यहाँ पर लेडीज से लगते सब चीज़, साड़ी, सूट, दुपट्टा, गरारा, सरारा, लेडीज से लगते जो शादी ब्याह में अपने यूज होते हैं, सारे आइटम, ये जो 3 मंजिला शोरूम खोला है, इसमें हर चीज़ उपलब्ध है। थोड़ा मैंने 6 महीना R&D किया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ के टेक्सटाइल मार्केट वगैरह में घूमा काफ़ी, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है वहाँ घूमा काफ़ी। फिर काफ़ी टाइम के बाद ये विचार किया कि हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। और हमने 2013 में ये टेक्सटाइल का काम स्टार्ट किया, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, रेपियर मशीन्स। स्टार्टिंग हमने किया रेपियर डोबी से। उस टाइम पे रेपियर डोबी ही प्रचलन में थी, तो हम स्टार्टिंग में रेपियर डोबी लेके आए चाइना से। वो सारी मशीनें हमने इंपोर्ट किया। स्टार्टिंग में हमने छोटे कम स्केल, कम नंबर ऑफ मशीन से स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे एक बार स्टार्ट किया, फिर हर 6-8 महीने, साल 1.5 साल में हम उसको एक्सपेंड करते गए। स्टार्ट किया था रेपियर डोबी से। रेपियर डोबी के बाद हमने सर्कुलर नीटिंग मशीन लगाई। रेपियर मशीन जो थी वो टॉप डेड कपड़ा बनाती है डायरेक्ट, जिसमें हमें फर्दर किसी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हमने जो सर्कुलर नीटिंग स्टार्ट किया, उसमें ग्रे कपड़ा बनता था, वो उसको फर्दर प्रोसेस का रिक्वायरमेंट था, वो एक टोटली थोड़ा अलग था। इसके बाद में 4-5 साल पहले हम लेके आए रेपियर जकार्ड मशीन्स। ये थोड़ा रेपियर डोबी का एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हैं आप इसको, कि भी थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। मशीन्स वही थी, थोड़ी एडवांस मशीन थी। इसके ऊपर एक जकार्ड एक्सेसरीज आता है, वो अलग से लगता है, जिसमें डिज़ाइनिंग वगैरह होता है, वो किया। अभी उसके बाद हम लोग हाई स्पीड मशीन्स लेके आ गए। हाई स्पीड मशीन्स आप बोल सकते हैं कि ये उसका एडवांस वर्जन है। रेपियर डोबी हो गया, रेपियर जकार्ड हो गया। रेपियर जकार्ड के बाद भाई उसी कैटेगरी में थोड़ा हाई स्पीड मशीन्स वो लेके आ गए। तो धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते गए। जैसे जैसे जो जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी चल रही थी, हम उसके साथ चलते गए, उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते गए। व्यापार करने के साथ ही शेखावत परिवार सामाजिक सरोकारों के प्रति भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खुद राजपाल सिंह जी शेखावत गौ सेवा से जुड़े हुए हैं और उनके जो पुत्र हैं वो सूरत के कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सरोकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। एक तो भारत की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा और नंदगांव, उसका मैं आजीवन काल ट्रस्टी हूँ। तो गौ सेवा से जुड़ने के पीछे मतलब आपकी क्या प्रेरणा है? बस लोगों से भावना, लोगों से सीख सीख कर हमारा भी गौ के प्रति काफ़ी प्रेम हो गया। अब तो ये नौबत है कि मुझे गौ के अलावा दूसरे पशु का दूध की चाय भी अच्छी नहीं लगती। फादर साहब को देखा, ये गौ सेवा के प्रति बड़े वो समर्पित थे। और सामाजिक किसी भी कार्य में, भले उनकी अगर ज़्यादा फिजिकल उपस्थिति नहीं होती थी, तो डोनेशन देना जितना यथाशक्ति सम होता था, उनको देखते आए थे। तो मेरे में भी रुचि थी कि भाई समाज में जो वंचित लोग हैं उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्षत्रिय समाज से आता हूँ, समाज में हर एक्टिविटी में भाग लिया, दशहरा मनाना, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाना, धीरे धीरे अब जो सांस्कृतिक चीज़ें थी उसमें भी काफ़ी जुड़े। बीच में पद्मावती एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर के दौरान भी क्षत्रिय समाज ने खूब विरोध किया, उसमें भी एक्टिवली हमने पार्ट लिया ताकि सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जा सके। साथ साथ समाज के अध्यक्ष पद की भी जवाबदारी समाज ने दी। मैं अपने आप को छोटा कार्यकर्ता समझता हूँ, फिर भी समाज ने बहुत बड़ी जवाबदारी दे दी। इसके साथ साथ RSS, जो कि भारत में या विश्व में सबसे बड़ा जो संगठन है, उसके सेवा के कार्यों से जुड़ने का बहुत महत्वपूर्ण एक समय आया। क्योंकि आप जब अंदर जाके देखेंगे तो दीनहीन और गरीब की सेवा की जाती है पूरी।
कोरोना काल में भी चाहे भोजन की व्यवस्था हो या शमशान में दाह संस्कार करना हो लोगों का, ऐसी जगह से जुड़े। और पूरे कोरोना काल में हमने एक दिन भी घर में अंदर रह के नहीं बिताया। सारे के सारे समय हम कहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ, अग्नि संस्कार जहाँ होता था वो संस्कार की जवाबदारी मुझे मेरे संगठन के द्वारा मिली थी। और पूरे के पूरे टेन्योर के दौरान मैं शमशान में मेरा 2-4 घंटा बीतता ही था, क्योंकि वो ऐसी सेवा थी कि जहाँ लोग को नज़दीक नहीं आना चाह रहा था। सेवा के साथ सामाजिक समरसता के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी देखिए, सामाजिक समरसता आज भारत में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और जो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, वो सामाजिक ताना बाना है। ये सामाजिक ताना बाना हमारे पूर्वजों ने जब रजवाड़े होते थे उस समय जो सोने की चिड़िया देश बना था वो इसी सामाजिक ताने बाने की वजह से थी। ये सामाजिक ताना बाना इतना गठजोड़, इतना स्ट्रॉन्ग था कि हर किसी व्यक्ति को रोजगार दिया गया था। कुमार समाज है उसको अलग रोजगार दिया गया था, अपने दर्जी समाज उसको अलग, हर आदमी को रोजगार भी दिया गया था, सामाजिक ताना बाना भी था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये जो पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, इन सब के बारे में जो पढ़ा, जो थोड़ा बहुत जो बुद्धि थी उसके जो भी थोड़ा बहुत भी विश्लेषण कर पाया, तो हम अगर वो व्यवस्थाएं वापस लगा दें, ठीक है, लोकतंत्र आ गया है, राजतंत्र से जब लोकतंत्र आया तब भी उन्होंने पूर्वजों ने ही अपने सारे के सारे रजवाड़े दान कर दिए गए थे। तो अगर भारत में पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाना है तो वही सामाजिक ताना बाना एक बार फिर प्रस्थापित करना पड़ेगा। इसलिए सामाजिक समरसता में मेरा ध्यान है। मेरे आदर्शों में बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मेरे आदर्शों में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मेरे आदर्शों में विवेकानंद जी हैं। तो ये सब जो सबका सामंजस्य बन के अगर एक मामला आगे बढ़ेगा तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। राजपाल सिंह जी, शेखावत परिवार की कंपनी संतराज ग्रुप सिक्योरिटी, मैन पावर सप्लाई, साड़ियों व कपड़े का निर्माण के साथ लेडीज ड्रेस मटेरियल का थोक व खुदरा का करोड़ों का व्यवसाय करती है। राजपाल सिंह जी की व्यावसायिक सफलता समाज के नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि जिस व्यक्ति को भारतीय सेना ने दुर्घटना के बाद मेडिकली अनफिट यानी अक्षम समझकर रिटायर कर दिया, उसी व्यक्ति ने 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी खड़ी कर दी। यदि आपके मन में भी व्यापार करने की हसरत है और आप मेहनती और ईमानदार हैं तो शेखावत परिवार के संतराज समूह से जुड़कर लेडीज ड्रेस मटेरियल का व्यवसाय कर सकते हैं। संतराज ग्रुप से संपर्क करने के लिए उनका फ़ोन नंबर और पता हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रहे हैं, जिनके माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।